$500 ट्रिलियन। अगर इतना पैसा किसी के पास हो तो वो दुनिया को कंट्रोल ना कर ले। जी हाँ, इतना ही पैसा छुपा के रखा है रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने, जो हम में से किसी को पता तो है नहीं, लेकिन उनके पास उतना पैसा है। रॉथस्चाइल्ड चाहे तो स्पेस लेजर से वाइल्ड फायर भी करवा सकती है। रॉथस्चाइल्ड कुछ भी कर सकती है, क्योंकि रॉथस्चाइल्ड है दुनिया की सबसे अमीर और रिचेस्ट फैमिली। वो कोई भी सिचुएशन को अपनी तरफ खींच सकती है, वो किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है, पैसों से खरीद सकती है, जो चाहे वो रॉथस्चाइल्ड फैमिली कर सकती है। अगर मैं कहूँ यही सोच कई सारे लोग रखते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगा? रॉथस्चाइल्ड आखिर हैं कौन और क्या करते हैं ये, और इनके सक्सेस के पीछे का राज क्या है, और जो भी ये कहा गया है क्या ये सच है? 1700s की बात है। यूरोप की कई सारी कंट्रीज में ज्यूइश लोग एज ए माइनर कम्युनिटी रह रहे थे, और उन्हें वहां पे फोर्स किया गया था कि वो सारे जो ज्यूइश लोग हैं वो एक कम्युनिटी बना के सेपरेटली एक गेटोस के अंदर रहें, ताकि वो बाहर के लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। तो उनको इस तरह आइसोलेट किया गया था। अब ये क्यों किया गया था, इसके पीछे तो हम आएंगे। पहले ये जान लेते हैं कि ना ही ज्यूइश को वहां पे कोई इंडस्ट्रीज में काम करने दिया जा रहा था, ना ही उनके पास जॉब्स करने की राइट्स थी, और ना ही उन्हें जमीन खरीदने दिया जा रहा था। तो इसी हिसाब से हम सभी लोगों को जाहिर सी बात है घर तो चलाना पड़ता ही है। तो ऐसे फिगर आउट करते करते एक चीज सामने निकल के आती है, जो कि ज्यूइश लोगों को बाद में जाके माला माल करने वाली थी। तो कमाने का जरिया ढूंढते ढूंढते एक चीज सामने निकल के आती है, जो कि बाद में जाके हमेशा के लिए ज्यूइश कम्युनिटी के साथ जुड़ने वाली थी, और इसी कारण से उनके खिलाफ नफरत भी बढ़ने वाली थी। तो माइनॉरिटी में रहे ज्यूइश लोगों को ये चीज से फायदा होने वाली थी, क्योंकि वो लोग क्रिश्चियंस को लोन दे सकते थे, वो भी इंटरेस्ट के साथ। उस टाइम ये था कि ये जो भी अब्राहमिक रिलीजन्स है, जैसे क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और ये जुडाइज्म, यहाँ पे लोग अपने ही धर्म के अंदर लोगों को इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते थे, लेकिन वो दूसरे धर्म के लोगों को इंटरेस्ट चार्ज कर सकते थे। तो यही चीज माइनॉरिटी में रहे ज्यूइश लोगों को फायदा देने वाली थी। जो भी सारे क्रिश्चियंस है वो आके ज्यूइश के साथ पैसों का कारोबार करने वाले थे, क्योंकि जब भी उन्हें पैसों की जरूरत होती थी, तो इस हिसाब से क्या हो रहा था कि ज्यूइश को इंटरेस्ट मिल रहा था और क्रिश्चियंस को जो है वो अपना काम चला पा रहे थे। शुरू में चीजें ठीक दिखाई दे रही थी, क्योंकि क्रिश्चियन लोगों को पैसा मिल रहा था और यहाँ पे ज्यूइश लोगों को इसी बहाने उनका घर चल रहा था उसी इंटरेस्ट से। लेकिन बाद में जाके चीजें कॉम्प्लिकेटेड होने लगती है, क्योंकि हर किसी को ये पसंद नहीं आता कि कोई आके आपके घर में बार बार कहे कि पैसा वापस कर या फिर इंटरेस्ट पे कर। तो ज्यूइश लोग अपने घेटों से उसी वक्त बाहर निकलते थे जब उनको अपने क्रिश्चियन नेबर्स से पैसों का कारोबार करना होता था, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करना होता था, या फिर अपना जो पैसा है वो वापस लेना होता था। तो इससे क्या हो गया था कि क्रिश्चियन लोगों के दिमाग में एक ज्यूइश के लिए अलग ही किस्म की सोच वहाँ पे आ गई थी कि ज्यूइश लोग कंजूस होते हैं, ये सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं। वैसे अगर आप किसी से पैसे लेते हैं तो आपको वो वापस तो करना ही पड़ता है, लेकिन सारे लोगों की इंटेंशन साफ नहीं होते। सम ऑफ द क्रिश्चियंस माइट बी थिंकिंग दैट कि ज्यूइश लोगों को अगर डोमिनेट किया जाए, क्योंकि ये तो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इसका पैसा मैं वापस नहीं करूंगा, उल्टा इसको दबाऊंगा, क्योंकि ये माइनॉरिटी है या फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ हिस्ट्री बता रहा हूँ आपको, ये याद रहे। तो इसी तरह यूरोप में चीजें चल रही थी, और 1740 का टाइम था कि फ्रैंकफर्ट में एक ज्यूइश खेतों में रिलीजियस फैमिली में एक बच्चा का जन्म होता है, जिसका नाम था मेयर आर्म्सचेल्ड रॉथस्चाइल्ड। अब ये मेयर वो म्यूनिसिपैलिटी वाला मेयर नहीं, उनका नाम वाकई मेयर आर्म्सचेल्ड रॉथस्चाइल्ड था, और वो एक रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो बाद में जाके रिलीजियस ज्यूइश पर्सन बनने के बारे में सोच रहे थे, जिसको RABBI रब्बी भी कहा जाता है। उनके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद उन्हें रोजी रोटी के लिए कुछ और करना पड़ा। उस टाइम क्या था कि सारे ज्यूइश लोग फाइनेंशियल सेक्टर्स में करियर बना रहे थे, क्योंकि उनको बाकी इंडस्ट्रीज से आइसोलेट कर दिया गया था, और उन लोगों को अलग से लिखना पड़ता उनकी पोजीशन के बाद कि वो ज्यूइश हैं और ज्यूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे अगर कोई बैंक में काम कर रहा है तो बैंकर आपका नाम और फिर लास्ट में ज्यू आपको ऐड करना पड़ता था। मेयर आर्म्सचेल्ड रॉथस्चाइल्ड ने बैंकिंग सेक्टर में इतनी सक्सेस हासिल की थी कि उन्हें लगने लगा था कि अब वो खुद का एक बैंक खोल सकते हैं और बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि यूरोप के कई सारी कंट्रीज जैसे फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, ये सारी कंट्रीज में वो अपने बेटे को भेजते हैं और वो वहाँ पे अपने बैंक के ब्रांचेस खुलवाते हैं, बेशक अपने बेटे से ऑपरेट करवाते हैं। तो इस तरह वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हैं। और 1800s तक आते आते रॉथस्चाइल्ड सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि यूरोप के सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक बन चुके थे। पॉलिटिकल लीडर्स के साथ उनके कनेक्शंस होते थे और वो गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम करते थे। रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने अपनी ताकत का यूज करके कई बड़े प्रोजेक्ट्स में दूसरों की मदद की, जैसे रशिया के जाज के लिए भी बैंकर बने। रशिया के जाज का मतलब है रशिया का सम्राट या फिर राजा जो एब्सोल्यूट पावर रखते थे। और उन्होंने अपनी देश की आर्मीज को फंड की। उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन को स्यूज कैनाल लेने के लिए लोन देते थे और रॉथस्चाइल्ड ने उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन को स्यूज कैनाल लेने के लिए लोन दिया हुआ था।
और तो और ब्राजील को पोर्चुगल से आज़ादी दिलवाने के लिए, पोर्चुगल से फ्री करवाने के लिए 2 मिलियन पाउंड्स रॉथस्चाइल्ड हेल्प करते हैं। तो आप इन्हीं सारी चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रॉथस्चाइल्ड के पास कितना दौलत होगा उस टाइम पे। लेकिन जितना पैसा और पावर उनके पास था, उतनी नफरत भी उनके खिलाफ बढ़ने लगी। तो लोग यहाँ पे मानने को तैयार ही नहीं थे कि रॉथस्चाइल्ड की जो सक्सेस है वो सिर्फ उनकी मेहनत से आई है। पर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी में एक कैरेक्टर आता है जो खुद को सैटर्न कहता है, और उसने एक पैम्पलेट लिखा हुआ था ज्यूज के खिलाफ, जिसमें वो रॉथस्चाइल्ड को किंग ऑफ द ज्यूज करके बताता है। उसका असली नाम था मैथ्यू जॉर्ज स्टैनवेल। उसने ज्यूज के खिलाफ अपनी खुद की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू कर दी थी। उसने अपने पैम्पलेट में लिखा हुआ था The Edifying and Curious History of Rothschild, the First King of the Jews। नाम ही उसने इतना ड्रामेटिक रखा था कि कोई फैंटेसी नोवेल हो। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने अपना पेन नेम, मतलब वो नाम जो राइटर अपनी असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए या अलग नाम से लिखने के लिए यूज करता है, वो उसने रखा था सैटन, मतलब कि शैतान। शायद वो सोच रहा था कि अगर वो उस नाम को यूज करेगा तो लोग उसकी बातें सच मानने लगेंगे, क्योंकि ज्यूस और सैटन एक ही टीम में है, ये उस वक्त के लोग सोचते थे। इस पैम्पलेट में रॉथस्चाइल्ड के खिलाफ बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां थी, जिसमें से एक सबसे बड़ा झूठ था नेथन रॉथस्चाइल्ड का वाटरलू वॉर में इनसाइडर ट्रेडिंग करना, जिसका मतलब होता है वार की इंफॉर्मेशन छुपा के स्टॉक मार्केट में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करना। जून 1850 में मेयर आर्मस्टेड रॉथस्चाइल्ड के बेटे वाटरलू बैटलफील्ड के पास थे और बैटल में नेपोलियन की हार को वो लाइव देख रहे थे। तो इस सैटन के पैम्पलेट के मुताबिक नेथन वहां पे अपने लालच के लिए थे। जैसे ही नेपोलियन हार गया, नेथन अपने सबसे तेज घोड़े पे बैठ के इंग्लिश चैनल को पार करते हैं और तूफान के बावजूद उस टाइम पे वो लंदन पहुंच जाते हैं। वहां जाके वो स्टॉक मार्केट में तुरंत शेयर्स खरीदते हैं, जिनकी वैल्यू जंग की वजह से कम हो गई थी, और न्यूज मार्केट में आते आते पहले से ही वो बहुत पैसे कमा चुके होते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। ये जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगाया गया था, ये सरासर झूठ था। जो तूफान और 24 घंटे पहले लंदन पहुंचने की कहानी थी, ये सैटन ने अपने मन से बनाया था। और हैरानी की बात तो ये है कि 1846 में उस पैम्पलेट को लिखा गया था, यानी कि वाटरलू के 30 साल बाद और नेथन के गुजर जाने के 10 साल बाद इसे लिखा गया था। एक बात बता दूं आपको कि अफवाहें फैलाना कितना आसान हो जाता है जब अगर सामने वाला अपनी बात रखने के लिए वहां पे मौजूद ही ना हो। तो बिल्कुल यही सैटन ने किया था, और लोग भी इस ड्रामा को उस वक्त भरपूर एंजॉय कर रहे थे। और सच का पता होने के बाद भी कोई भी वहां पे क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर रहा था। जब असली फैक्ट सामने भी आई, तब भी कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हुई, बल्कि उल्टा ये कहा गया कि नेथन वहां पे नहीं था, तो प्रोबेबली उसका कोई एजेंट वहां पे रहा होगा। क्या चैनल क्रॉस नहीं किया गया, तो प्रोबेबली कोई वेल ट्रेंड पंछी ये खबर ले गई होगी। मतलब जैसे भी करके ब्लेम थोपा जाने लगा। नेथन के बारे में ये भी कहा गया कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई ताकि वो सस्ते दाम में सारे शेयर्स को खरीद सकें। जब कोई बड़ा इंसान दिखता है तो लोग आसानी से अंदाजा लगाने लगते हैं कि ये सारी चीजें कंट्रोल करता होगा, और जब कुछ गलत भी होता है तो ब्लेम भी उसी के ऊपर डालना आसान भी हो जाता है, ना ही आपको कुछ सोचने की झंझट या फिर कुछ लॉजिक लगाने की। रॉथस्चाइल्ड सच में अमीर और पावरफुल थे, तो इसी रीजन से ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी ये भी फेमस हो रही थी। आज भी कई उनके विरोधी रॉथस्चाइल्ड को एक सीक्रेट ज्यूइश कबाल समझते हैं। कबाल यानी कि एक सीक्रेट ज्यूइश ग्रुप जो वर्ल्ड में पूरी चीजें कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया पे रॉथस्चाइल्ड कॉन्स्पिरेसी जो है वो हमेशा वायरल रहती है। लोग नए नए अजीबोगरीब क्लेम्स जोड़ते रहते हैं, जैसे कि रॉथस्चाइल्ड के पास सारे बैंक्स हैं, यूएस फेडरल रिजर्व भी उनका ही है, जो कि सरासर झूठ है। उनके ऊपर ये भी आरोप लगाया जाता है कि वो वेदर को कंट्रोल करते हैं और स्पेस लेजर से वाइल्ड फायर करवाते हैं, ताकि वहां पे हाई स्पीड ट्रेन के लिए जगह बनाया जा सके या फिर हाईवे बनाया जा सके। कुछ भी लोग तो इतने अंधे हो गए हैं कि मिस्टर बर्न्स, जो कि द सिम्पसन्स का इविल बिलियनियर है, उसको भी लोग रॉथस्चाइल्ड फैमिली के साथ जोड़ रहे हैं कि वो कैरेक्टर लॉर्ड जैकब रॉथस्चाइल्ड पर बेस्ड है। हालांकि उस शो के क्रिएटर मैट ग्रोइनिंग, जो कि एक खुद ज्यूइश हैं, वो कंफर्म कर चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो बात यहाँ पे आके अटक जाती है कि ये जो भी ब्लेम्स रॉथस्चाइल्ड फैमिली के ऊपर लगाया जा रहा है, अगर ये सच नहीं है तो फिर आखिर रॉथस्चाइल्ड फैमिली है कौन? तो सीधा सा एक लाइन में आंसर है, आज भी वो बैंकिंग फैमिली है। लेकिन कुछ फैमिली मेंबर्स बैंकिंग सेक्टर्स में से हट के आर्ट कलेक्शन, इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म या फिर वाइन मेकिंग जैसे बिजनेसेस में भी है। अमीर तो वो लोग आज भी अमीर हैं, लेकिन होलोकॉस्ट के दौरान उनका काफी सारा पैसा और प्रॉपर्टी चला गया था। जो पैसा बच गया वो आज अपने बिजनेसेस के अलावा चैरिटी में भी लगा रहे हैं। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि रॉथस्चाइल्ड के पास आज के टाइम में भी 500 ट्रिलियन डॉलर्स की सीक्रेट वेल्थ है, और ये जो वेल्थ है वो दुनिया की सारी प्राइवेट वेल्थ को जोड़ भी दे तो उससे 50 ट्रिलियन ज्यादा है।
मतलब इतनी बड़ी रकम को कोई सोच भी कैसे सकता है? आप खुद नंबर्स पे लिख के देखिए। अगर आपका सर चकराना आ गया तो मुझे आके कहना। असल में ये कहा गया है कि जो लोग एंटीसेमिटिज्म सोच रखते हैं, जो ज्यूइश से नफरत करते हैं, उनमें से 70% लोगों ने ज्यूइश के साथ कभी अपनी लाइफ में इंटरेक्ट की ही नहीं है। तो इस हिसाब से वो बस अजम्पशन लगाते हैं कि ज्यूइश लोग ऐसे होते हैं या फिर ज्यूइश लोग वैसे होते हैं, लेकिन वो खुद अपनी लाइफ में कभी ज्यूइश से मिलते ही नहीं है। उन्होंने कभी इंटरेक्शन ही नहीं की है। और जो ज्यूइश लोगों से मिलते हैं उनमें ये नफरत उनके खिलाफ होती ही नहीं है। ज्यूइश लोगों को हमेशा स्मार्ट समझा गया है। वो लोग बहुत सारा रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, बिजनेसेस को एक्सपैंड करते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये दुनिया की जो भी सारी नोबेल प्राइजेज हैं उनमें से भी अगर परसेंटेज के हिसाब से हम जाएं तो सबसे ज्यादा ज्यूइश लोगों को ही मिला है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो लोग एंटीसेमिटिक सोच रखते हैं उनमें से 70% लोग कभी अपने लाइफ में ज्यूइश से मिलते ही नहीं है। नहीं तो उन्हें पता चलता कि ज्यूइश लोग भी आखिर इंसान ही है और नफरत कम हो जाती होगी।